एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली वॉन्ट टीवी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मून पवेलियन में जे के कक्ष पे जे का पूरा जे अपने अभ्यास कक्ष में था। उसका पूरा कमरा विभिन्न प्रकार के फूल, पौधों और जड़ी बूटियों से भरा पड़ा था। वह एक कमरे के अंदर एक बगीचे की तरह था। विभिन्न प्रकार के पक्षी थे, सुंदर फूलों को चूम रहे थे और कुछ तितलियां थीं। यह एक सुंदर बगीचे की तरह लग रहा था और इसके बीच में जे अपनी कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसकी किताब मेज पर रखी थी और वह कुछ जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन पूर्वक पढ़ रहा था। जैसे वह चिकित्सक नहीं बनना चाहता, लेकिन वह अपने काम में के प्रति बहुत समर्पित है। वह जानता है कि भविष्य में कई लोगों का जीवन इस पर निर्भर होगा। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने कोल्ड टोन में कहा, कम इन। किया चाय की ट्रे लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुई। उसने बो करते हुए कहा, योर हाइनेस। उसकी आवाज़ सुनते ही जे के चेहरे पर एक खुशी सी लहर आ गई। उसने लफ्ज़ी एक स्माइल देते हुए कहा, कम हियर। किया उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, इस तरह से हंसिए मत। ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई क्रीप हैं। जे उसे ऐसा हुआ जैसे उसे किसने स्टेप कर दिया हो। किया और जय ज़्यादा करीब हो गए हैं और इतने सहज हो गए हैं कि जय उसे अभद्र बातें कहने और उसके पिछले छोटे खरगोश के दिल को टुकड़ों में तोड़ने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। किया जय के पास शान से बैठ गई। वहीं जय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरी दरबारी महिला बनो। उसने अनजाने में कहा। वहीं किया ने मेज पर चाकू को देखा और उसे लिया और उसकी ओर इशारा किया, पर जे की आंखें चौड़ी हो गई। किया ने कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम्हें नहलाने के बाद तुम्हारे सारे काम करती हूँ, तुम्हें सुलाने में मदद करती हूँ। ये सब कौन कर रहा है? जे ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लवर। किया ने उसे घूर कर देखा और कहा, एक माँ या बड़ी बहन ऐसा करती है? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। तो मुझे तुम अपनी बहन के रूप में देखो, समझे? किया जब उसे कोल्ड टोन में सब कह रही थी, वहीं जे रोते हुए चेहरे के साथ बोला, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में नहीं चाहता। किया ने एक गहरी सांस ली और उसने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, आप युवा हैं और यह स्वाभाविक है कि आपको एक सुंदर, अद्भुत, सेक्सी देव और सौंदर्य देवी पसंद आएंगी, मेरी तरह। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक राजकुमार हैं और मैं आपकी एक निजी नौकरानी हूँ, जिसका काम सिर्फ आपका बच्चे की तरह देखभाल करना है। और आपके पास आपको उत्तेजित लिंग को संतुष्ट करने के लिए आपकी दरबारी महिलाएं हैं। इसीलिए अगर मैंने आपको फिर से बकवास करते हुए सुना तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि आप राजकुमार हैं या नहीं। मेरे सुंदर हाथ का निशान आपके चेहरे पर लंबे समय तक रहेगा। यानी कोल्डली ग्लेयर करते हुए कहा, अंडरस्टैंड? जे ने एक छोटे बच्चे की तरह अपने सर को नोट किया। फिर उसने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, अब मैं कुछ कह सकता हूँ? किया ने टी सर्व करते हुए कहा, कहो। जे ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कल शहर में आतिशबाजी उत्सव है और तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, तो क्या तुम ले जाओगी, है ना? किया ने सांस ली और कही, अब मैं क्या बोलूं? आखिरकार मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। जे ने गिगल किया और इधर चिंगशी में विंग सम्राट के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर चला आया और शान से बैठ गया, जबकि वांग जी बालकनी में खड़ा था। वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए विंग ने वहाँ नहीं जाने का सोचा और फिर से बाहर की ओर देखते हुए वांग जी को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा। विंग को अचानक उसे गले लगाने की बहुत इच्छा हुई। वह उसे कसकर गले लगाना चाहता था, यह कहते हुए कि क्या तुमने मुझे याद किया, हस्बैंड? बींग को नहीं पता कि वह ऐसा क्यों सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके सामने अल्फा के लिए उसके मन में विशेष भावना है। और जैसा कि विंग का दिल कहता है, विंग बालकनी की ओर गया और वह ठंड में कांपते हुए, लेकिन वह वांग जी के पीठ को गले लगाता है।
और उसके शरीर को गर्म महसूस करते हुए मुस्कुराता है। वांग जी मुस्कुराता है और विंग को सामने खींचा और उसे पूरी तरह से अपनी बाह में छिपा लिया। विंग उसके चेस्ट पर अपने सर को रखते हुए बोला, आप इतने हल्के कपड़े पहनकर इस बालकनी में क्या कर रहे हैं? वांग जी ने विंग को और कसकर गले लगाते हुए कहा, अब यहाँ इतनी ठंड नहीं है। तुम्हारा गर्म शरीर मेरे शरीर को जलाने के लिए पर्याप्त है। उसने विंग के कंधे को अपनी हथेलियों से रगड़ते हुए कहा। वहीं विंग ने हंसते हुए कहा, जी। वहीं वांग जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विंग और वांग जी कुछ समय के लिए उसी मुद्रा में थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। विंग वांग जी की ओर मुड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया और खुद को वांग जी की बाह में पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी आज पूरी तरह से चुप था और विंग के साथ हमेशा की तरह बातूनी नहीं था। निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ है। विंग ने वांग जी की ओर देखा और पूछा, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है किंग? आप मेरे साथ कुछ भी साझा कर सकते हैं। वांग जी मुस्कुराया और उसने कहा, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? वांग जी ने सिर हिलाकर सहमति दी। विंग ने खुश होते हुए कहा, तो फिर हम इस जश्न को मनाना चाहिए। वांग जी दुखी होकर बोला, काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मेरी माँ एक मंदिर में रहने वाली महिला थी। उन पर एक राजा की हत्या का आरोप था और हमें एक अपराधी का जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं है। विंग ने अपने मन में सोचा, पुस्तक में उल्लेख किया गया था कि मंदिर में भेजे गए राज परिवार को बस्तर सम्राट द्वारा या उनके परिवार द्वारा दिया गया होता है और वो अपराधी कहलाएंगे और उनका जन्मदिन या मृत्यु दिवस कुछ भी नहीं मनाया जाएगा। विंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा, मैंने यही नहीं कहा कि हम दूसरों के साथ जश्न मनाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपस में मिलकर इसे मनाते हैं। वांग जी ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद रॉयल किचन में सभी नौकरानियां और रसोइयां सेवक एक सीधी पंक्ति में खड़े थे। क्यों? क्योंकि सम्राट और सम्राट की पसंदीदा उपपत्नी रसोई में थे। विंग अपनी दिवंगत सास के लिए इस प्राचीन समय के माइक्रोवेव में कुछ मीठा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह कठिन था, लेकिन विंग दृढ़ था और कम से कम वह कुछ तो बनाने में सक्षम हुआ। वह स्वादिष्ट लग तो नहीं रहा था, लेकिन वह वास्तव में स्वादिष्ट था। विंग खुशी से मुस्कुराया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, यह अच्छा दिख रहा, मैंने तो सोचा नहीं था यह इतना भी अच्छा होगा। वांग जी मुस्कुराया और वह विंग की ओर झुका। उसने कहा, थैंक यू विंग, इतना विचारशील होने के लिए। विंग ने अपनी वॉक्शी स्माइल देते हुए कहा, मेंशन नॉट। वांग जी ने विंग को अपनी कुख्यात खरगोश जैसी मुस्कान दिखाई, लेकिन विंग ने भी उसे अपनी प्रसिद्ध वॉक्शी स्माइल दी। विंग ने केक को ट्रे में लिया और वांग जी के पीछे पीछे रसोई से चला गया। दोनों कमरे के अंदर प्रवेश किए और केक को एक मेज पर रखा और उसके बगल सामने बैठ गए। दोनों ने अपने हाथों को ज्वाइन किया और प्रेयर की। विंग ने अपने मन में कहा, मैं कामना करता हूँ कि रानी माँ की आत्मा को शांति मिले। वहीं वांग जी ने अपने मन में प्रेयर की, मैं चाहता हूँ कि आपको एक सुंदर और बेहतरीन दूसरा जीवन मिले। दोनों की इच्छा पूरी होने के बाद वांग जी ने एक टुकड़ा लिया और खा लिया, जबकि विंग उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। वह बस यही चाहता था कि अच्छा हो। वांग जी के चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद विंग ने समझा कि केक का स्वाद अच्छा रहा होगा। वह मुस्कुराया और उसने एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। उसे खाते ही विंग ने कहा, वाह, ये इतना बेस्वाद नहीं है जितना मैंने सोचा था। वांग जी ने उसे कंफ्यूज भाव से देखते हुए कहा, बेस्वाद? लेकिन यह तो बहुत स्वादिष्ट है। उसने अपनी ओठों को लिक किया। विंग ने उसकी ओर देखा और बोला, रियली? वांग जी ने नोट किया। विंग ने अपनी बाहों को फैलाते हुए उसे गले लगाया और कहा, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। खाना खाते समय विंग की नज़र कमरे के कोने में लगे एक बड़े पर्दे पर गई। यह स्पष्ट था कि पर्दे के पीछे कुछ था। वांग जी ने विंग को देखा और उसकी नज़र वहां गई जहां विंग देख रहा था। वांग जी मुस्कुराया और पर्दे की ओर चला गया और विंग भी उस उत्सुकता से उसके पीछे चला गया। वांग जी ने बड़ी पेंटिंग से पर्दे को नीचे गिरा दिया।
वहीं विंग कागज में चित्रित इतनी सुंदर महिला को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह बहुत यथार्थवादी था। ऐसा लग रहा था कि महिला उनके ठीक सामने बैठी है और वह मॉडर्न यथार्थवादी पेंटिंग की तरह था। और विंग पेंटिंग के प्रकार को देखकर चौंक नहीं गया, क्योंकि लेखक आधुनिक था और वह आधुनिक कला की परिभाषा का उपयोग करना जानता था। लेकिन पेंटिंग को देखकर महिला वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसके काले लंबे बाल, लाल रंग के ओठ, 2 गाल, बंद आंखें, वो बहुत सुंदर लग रही थी। उस पेंटिंग को देखते हुए विंग ने वांगजी से पूछा, ये कौन है? योर फर्स्ट लव? वांगजी ने मुस्कुराया और उसने पेंटिंग को करेज करते हुए कहा, इंडीड शी इज माई फर्स्ट लव। वहीं विंग को जेलिसी ने हिंट किया और उसने कहा, क्या तुम अभी भी अपने फर्स्ट लव के साथ यहाँ रह रहे हो? तुमने उसकी तस्वीर यहाँ रखी है? विंग कमरे को छोड़कर जाने ही वाला था। वांगजी ने उसे पकड़ते हुए कहा, ये मेरी माँ है। विंग पीछे मुड़ा और उसने वांगजी की ओर देखा। वांगजी ने विंग की ओर देखा, देन अपनी मदर की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, ये मेरी माँ है। ये सच में बहुत खूबसूरत है ना? विंग ने पाउट करते हुए कहा, तुम्हें ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुमने मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, और हाँ, ये सच में बहुत खूबसूरत है। ये किसने ड्रॉ किया? वांगजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने। फिर उसने स्माइल के साथ किया, मैंने इसे बनाया अपने हाथों से। उन्हें मेरे बालों से बहुत लगाव था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें बसंत ऋतु भी बहुत पसंद थी। फूलों की नई ताज़ा खुशबू, उनके चारों ओर उड़ती हुई तितलियाँ, यह उनके लिए सबसे अच्छा दृश्य था। और यह दृश्य की प्रशंसा करती हुई थी। सभी प्रकार के फूलों से प्यार करती थी। वहीं विंग अपने मन में सोचा, महारानी माँ ने महामहिम को 14 वर्ष की आयु में जन्म दिया था। यदि वे जीवित होती तो आज उनकी उम्र 44 वर्ष की होती। वे अभी भी जवान और सुंदर होती। वहीं वांगजी अपनी बातें बता रहा था। देन उसने कहा, तुम्हें पता है, अपने आखिरी दिनों में वह मुझे और मेरे पिता को देखना चाहती थी, लेकिन उस बास्टर्ड सम्राट ने। वांगजी ने अपने पिता के बारे में अपनी मुट्ठियां भींच ली गुस्से में। उसने गुस्से में कहा, उसने मुझे मेरी माँ से मिलने नहीं दिया। जब मैं चुपके से जाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। विंग वांगजी के गुस्से में देखा और वो देख सकता था एक बच्चा जो अपनी माँ से मिलने के लिए कितना तड़पा। उसने अपनी बाहों को खोला। वहीं वांगजी तुरंत विंग को अपने गले से लगा लिया। वांगजी ने अपनी क्रैक आवाज़ में कहा, मैं बस उससे नफरत करता हूँ। उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी की वो काले सपने की तरह आ गई। उसके पिता ने उससे और उसकी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया। ऐसा लगता था कि वे दोनों उसके लिए सड़क की गंदगी के अलावा कुछ नहीं थे, जबकि एक समय वे दोनों उसकी आंखों के तारे थे। वांगजी ने कभी अपने बेटों से प्यार करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह डरता था क्या होगा अगर वह उनसे किसी को दुखी महसूस करा दे, जैसा उसने महसूस किया। लेकिन काश वह जानता कि वह कितना गलत था। उस रात विंग जिंगशी में ही रहा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सेक्स किया था, लेकिन एक दूसरे के साथ कडल करना उससे कहीं अधिक प्यारा था, जितना कि वांगजी पूरी रात विंग के बाहों में एक बच्चे की तरह था। उसे आखिरकार अपना आधा हिस्सा मिल गया, जो उसका समर्थन करेगा, हर स्थिति में उससे प्यार करेगा। इधर तेजी पवेलियन में सिजोई अपने कमरे में शांति से सो रहा था। शांति से नहीं, वह अभी भी शांति से नहीं सोता। वह बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर वह किसी तरह सो भी जाता है तो एक धीमी सी आवाज़ उसकी नींद तोड़ देती है। उसकी नींद कितनी कमज़ोर है कि
वह अपनी कलाई से चाकू कस लिया जब उसने अपने कमरे में किसी की उपस्थिति को महसूस किया। वह इंतजार कर रहा था कि कब वह आदमी उसके करीब आएगा और वह उसके दिल पर छुरा घोंप देगा। और उसने अपने अल्फा की जैसे ही स्मेल को स्निफ किया, उसने महसूस किया कि उसका दिल मेट्रो ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रहा है। जब उसने महसूस किया कि उसका अल्फा उसके बगल में बैठा है, सिजुई ने अपने आप में सोचा कि उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, बेवकूफ दिल, शांत हो जाओ, हम दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं। वहीं मोनोशिल, जो कि एक ग्रीन कलर का सांप है और सिजुई का पालतू है, वो सिजुई के आदेश पर बाहर आकर हमला करने के लिए तैयार था। वहीं वेनिंग मुस्कुराया और अपने आप में कहा, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। कम से कम मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारे पास, क्योंकि मैं इतने दिनों से छुप कर तुम्हें ही देख रहा था। उसने सिजुई का हाथ पकड़ा। वहीं सिजुई का वुल्फ खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, मेट ने हमारा हाथ पकड़ा। वहीं सिजुई ने कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए उससे कहा, इसमें क्या खास बात है। वो अंदर से बहुत घबराया हुआ था। वेनिंग ने उसकी उंगलियों पर किस करते हुए कहा, अब तुम कब तक नाटक करने वाले हो। वहीं सिजुई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वेनिंग ने जब देखा कि सिजुई अब भी अपनी आंखें नहीं खोलने वाला, तो उसने सिजुई की उंगलियों को लिक किया। सिजुई ने एक आवाज़ सी निकाली, क्योंकि वह बिना आवाज़ निकाले नहीं रह सका, पर वह अपनी आंखें बंद ही रखा। वहीं वेनिंग को हंसी आ गई। उसने सेडेक्टिव ढंग से विस्पर करते हुए कहा, सो क्यूट। वहीं वेनिंग की आवाज़ सुनते ही सिजुई शॉक हो गया। उसने कहा, वेनिंग, ये उसकी आवाज़ है ना। वहीं वेनिंग सिजुई के गालों को करेज करते हुए वो अपने मन में सोचा, तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। वेनिंग ने सिजुई के माथे पर किस किया और खिड़की से वहां से चला गया। जैसे ही वेनिंग गया, सिजुई ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गया, जबकि उसके गाल गुलाबी थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कोई सुन न ले। सिजुई की अनुमति से एक नौकरानी अंदर आई और कमरे में सुगंधित मोमबत्ती जलाकर चली गई, जबकि सिजुई खिड़की की ओर चला गया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ पेड़ की ओर देखने लगा। उसने अपने स्लीप पर टैप किया। उसके कपड़ों से मोनोशिल बाहर आया। सिजुई ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। मोनोशिल ने सिर्फ हिस की आवाज़ निकाली। सिजुई मुस्कुराया। उसने मोनोशिल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास सबसे खराब जहर है और इसे पीने के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उसने एक शैतानी हंसी हंसी। मोनोशिल ने हिस किया। वहीं सिजुई का वुल्फ गुर्राया, तुम ये गलत कर रहे हो सिजुई। उसने गुस्से में कहा, यदि तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं सिजुई ने अपनी आईज रोल की। सिजुई ने कोल्डली कहा, तुम्हें लगता है मुझे इसकी कोई परवाह है। जो मन है वो करो। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, यदि कोई नहीं जानता कि मैं एक ओमेगा हूँ और यह मुझे प्रभावित नहीं करेगा। वहीं सिजुई के वोल्फ ने कहा, तुम्हें एक दिन इसका पछतावा होगा सिजुई। सिजुई ने कोल्ड टोन में कहा, केवल मेरी मौत पर। सिजुई अपनी खिड़की से उस बरगद के वृक्ष की ओर देख रहा था। कल सुबह के पहले घंटे में उसका मेट मर जाएगा। यह सिजुई के लिए दुखद और रोमांचक था। उसके लिए मेट होने का मतलब है उसकी कमजोरी का होना, और वह कमजोरी को नियंत्रित करने के बजाय उसे मारना चाहता था। यदि वह अपने मेट को नियंत्रण में करता है तो यह खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। सिजुई ने अपने आप से ही कहा, मैं सच में यह नहीं करना चाहता, पर तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। वो पेड़ की ओर देख रहा था। वहीं वेनिंग, जो पेड़ की एक ब्रांच पर लेटा हुआ था, वो अपने मन में सोचता है, मुझे इतनी बुरी फीलिंग्स क्यों हो रही हैं।
वहीं जिंगशी में बड़ी घंटी की आवाज़ के साथ वांगजी और विंग की नींद टूट गई। विंग वांगजी की चेस्ट से और भी चिपक गया, जबकि वांगजी हल्के से मुस्कुराया और विंग को अपने और करीब खींच लिया। दोनों चुप थे, वे बस एक दूसरे के मौन का और वर्तमान का आनंद ले रहे थे। बाहर सूरज अभी भी नहीं निकला था, लेकिन सुबह के 4 बजे का मतलब पहला घंटा जैसा है। वांगजी ने धीरे से विस्पर किया, क्या तुम कल की तरह एक और केक बना सकते हो? विंग ने पूछा, क्यों? वांगजी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आज किसी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। विंग ने वांगजी की ओर देखते हुए पूछा, और वो स्पेशल कौन है? वांगजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, एक बचपन का दोस्त। विंग ने कहा, ओह ठीक है, मैं मना दूंगा। वांगजी ने विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहा, थैंक्स, और विंग गिगल कर उठा। उसने अपने मन में सोचा। इस बारे में सोचते हुए विंग ने किताब में पहले भाग में वांगजी के एक दोस्त के बारे में पढ़ा था, जब वांगजी को उसके अपने बेटे द्वारा मार डाला गया था। सिजोई ने वेनिंग नाम के एक दोस्त का उल्लेख किया था, जिसे सिजोई के ही हाथों मारा गया था। यही विंग अपने मन में सोच रहा था, लेकिन क्यों? सिजोई ने गेम से वांगजी के सभी समर्थकों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी सिजोई ने खुद कहा था उसने वेनिंग को किसी और कारण की वजह से मारा था। कुछ और कारण था। सिजोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों को अचानक मार देगा। वह उन्हें मारने से पहले अंत तक उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मिंग उठा और उसने वांगजी को बिस्तर पर फिर से लिटा दिया और बाहर की ओर देखते हुए अपना सिर हेडबोर्ड पर टिका दिया। कुछ अजीब अलग सा महसूस हुआ उसे, और कुछ रहस्यमयी। विंग को पसंद आया कि कैसे सिजोई उस मासूम बच्चे के चेहरे के साथ खलनायक के सबके दिमाग से खेला। कैसे वह सभी को यह विश्वास दिलाता है कि वह पीड़ित है, जबकि वह वास्तव में पीड़ित है जिसने सभी को बेरहमी से मार डाला, और अंत में उसकी मौत दर्दनाक मौत भी नहीं हुई। विंग ने अपने मन में सोचा, अंत में पहली राजकुमारी और 5वें राजकुमार के अलावा सभी को सिजोई ने मार डाला, और बाद में सिजोई का खुलासा उसके 5वें भाई ने किया और उसे दूसरे दिन दर्दनाक मौत के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद भी वह वीरतापूर्वक मरा। उसे वह मौत नहीं मिली जिसका वह हकदार था। और फिर आखिरकार 5वें राजकुमार ने सिंहासन संभाला और अपनी रानी के साथ उसका सुखद अंत हुआ। मूल रूप से युवान दूसरा खलनायक था। सभी सिर्फ उसके मोहरे थे, और सिजोई असली मास्टरमाइंड था। वह खतरनाक है, पर मीठा भी है। उसने अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताए, युवान के साथ भी, लेकिन वह किसी को भी मारने से कभी नहीं हिचकिचाता। वांगजी नींद में ही विंग की कमर को गले लगाते हुए बोला, तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग मुस्कुराया, उसके बगल में लेटते हुए बोला, कुछ नहीं। वांगजी उसकी चेस्ट से चिपक गया और उसके निपल्स को सक करने लगा। विंग ने वांगजी के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, परवर्ट। वांगजी हंसा और वो विंग को फिर से गले लगा लिया। सुबह के 5 बजे डेजी पवेलियन में वेनिंग ने अपनी आंखें तब खोली जब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में कुछ रेंग रहा है। वह आज गलती से सो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, किसी चीज़ ने उसकी आंखों के ऊपर उसे काट दिया और पेड़ के पत्तों में छिप गया। लेकिन वेनिंग इतना समझदार था कि उसने उस जीव को देख लिया। उसने सांप को देखा और वह सिजोई का था, और यह सांप वांगजी के सांप की तरह ही था। वेनिंग ने अपने हाथ को पकड़ा और पेड़ से नीचे कूदते हुए बोला, किंग के पास इसकी औषधि जरूर है। वहीं सिजोई पेड़ की तरफ देख रहा था और अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, रॉयल सोल्जर,
वेनिंग की आत्मा को शांति मिले। वहीं सिजुई के वुल्फ को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसने दुख के साथ कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ सिजुई, मुझे तुम्हारा वुल्फ बनने पर अफसोस है। सिजुई ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, इतना नाटकी होना बंद करो। इधर जिंगशी में बींग स्नान कर रहा था। खैर वांगजी के कमरे के अंदर एक बड़ा भव्य बाथरूम था और खुले आसमान के नीचे मंडप के पीछे एक और बाथरूम भी था, जहाँ पर आमतौर पर अपने मन को शांत करने के लिए किंग स्नान करते हैं। बींग अकेले स्नान कर रहा था क्योंकि वांगजी नहीं चाहता था कि कोई नौकरानी या नौकर उसके खजाने को देखे। वांगजी लकड़ी की छोटी सी मेज पर बैठा था और मंत्री से संबंधित कुछ मामले देख रहा था और फिर उसने खिड़की की तरफ किसी के हाथ की उपस्थिति को महसूस किया और एक सेकंड के भीतर वेनिंग की एक दर्दनाक अभिव्यक्ति उसके सामने थी। वेनिंग अपने चेस्ट पर हाथ रखे हुए था। उसने झुकते हुए कहा, किंग। वेनिंग को देखते ही वांगजी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कोई सदमा सा लगा। उसने दौड़ते हुए कहा, वेनिंग। वेनिंग ने दर्द में कराते हुए कहा, एंटीडोट, मुझे फिनोफिल के जहर से बनी दवाई की ज़रूरत है। उसने भारी सांस लेते हुए कहा। वांगजी जल्दी से कमरे के अंदर एक फूल के गमले की ओर दौड़ा और अपने नंगे हाथों से उस पर खुदाई शुरू कर दी। अंत एक छोटी सी कांच की बोतल मिली और वो उसे वेनिंग के लिए ओर दौड़ते हुए कहा, यहाँ है। वेनिंग ने जल्दी उस दवा को लिया और उसे पी लिया। वांगजी के वेनिंग अब उसके सामने बैठा था, जबकि उसकी सांस स्थिर हो रही थी। वांगजी के चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। वह चिंतित क्यों नहीं होगा? वेनिंग उसके लिए एक परिवार की तरह है, वे भाइयों की तरह है। जब वांगजी के पास कोई नहीं था, उसके पक्ष में चेंग और वेनिंग थे। उन्होंने उसकी दयनीय लेकिन कमजोर स्थिति देखी है। उन्होंने उसके सबसे बुरे के समय में उसका साथ दिया है। वांगजी क्रूर लग सकता है, लेकिन वो वेनिंग और चेंग के लिए मर सकता है। वांगजी ने कोल्ड टोन में पूछा, ऐसा किसने किया है वेनिंग? वेनिंग बड़बड़ाया, क्या बोलूं मैं? उसने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, प्रिंस, तीसरे राजकुमार प्रिंस सिजुई कोई अल्फा नहीं है, वो एक ओमेगा है। वांगजी ने अपने सर को हिलाया और कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वेनिंग ने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, मेरी लगभग मृत्यु ही इसका प्रमाण है। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, और इसीलिए वह मुझे मारने की कोशिश की। वेनिंग का दिल दहल रहा था। उसने अपने मन में कहा, उसने मुझे मारने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि मैं उसका मेट हूँ। वहीं वेनिंग का वुल्फ, उसका भी दिल टूट रहा था। उसने कहा, वेनिंग अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वेनिंग ने अपनी क्रैक आवाज़ में कहा, मैं अब चलता हूँ किंग। उसने किंग को वो किया और तुरंत वहाँ से गायब हो गया। वहीं वांगजी अपनी उंगलियों अपने बालों पर घुमाते हुए बोला, यह इम्पॉसिबल है। उसने जल्दी ही चिल्लाया, जंगशा तुरंत अंदर आया। उसने वो किया और कहा, यस किंग। वांगजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, घोड़े तैयार करो, मैं तीसरे राजकुमार की माँ से मिलने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। उसने कोल्ड टोन में कहा। वहीं चेंग कंफ्यूज होते हुए बोला, अचानक से क्यों? वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। जंगशा झुका और वो करते हुए बोला, जी किंग। वहीं पिंग दरवाजे पर टिका सब कुछ सुना। उसने अपने मन में कहा, तो इसलिए प्रिंस ने वेनिंग को मार डाला। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्या सिजुई ने सही किया? उसे रिग्रेट होगा इस चीज़ का जो उसने आज वेनिंग के साथ किया है, या वो सच में वांगजी और सभी राजकुमारों को मारकर सिर्फ किंग बनेगा, या वो फैमिली की तरह रहेगा? आप लोग कुछ बताइए। बाय बाय।